Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम अगेन आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इजीली अपने एग्जाम के अंदर अपने सीयूईटी एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चन को डिबेंचर रिडम्पशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सीयूईटी का सिलेबस उठाते हो वहां पर सिंकिंग फंड मेथड स्पेशली बताया गया है। तो आज हम इस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, एंड तक सुनना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है दैट इज मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर को रिडीम कैसे कैसे किया जाएगा, उनके मेथड्स क्या है। पहला, अगर हम सारे के सारे डिबेंचर को एक ही बार में पे ऑफ कर दें, मान लीजिए हमारे डिबेंचर्स है 50 लाख रुपीस के, हम सबको एक ही बार में 50 के 50 लाख को पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लमसम। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। ठीक है गाइस। दूसरा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में या हम लोट्स बाय वे ऑफ लोट्स, बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स, हम लॉटरी सिस्टम निकाल रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम हर साल 10-10 लाख रुपए रिडीम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख की लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ ऑफ लोट से निकालेंगे कि किसको पे कर रहे हैं, रैंडमली हम निकालेंगे, फिर अगले साल 10 लाख, फिर अगले साल 10 लाख। तो दैट इज कॉल्ड बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स। इसे ड्रॉ ऑफ लोट्स या इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। इस तरीके से रिडीम कर सकते हैं और जो डीआरआर और डीआरआई की कंडीशन वो सेम रहने वाली है। ठीक है गाइस। इसके बाद बाय द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। यस गाइस, ये क्या, मान लीजिए आपको डिबेंचर को रिडीम करना है 10 साल, आपके पास कंपनी के पास पैसा पहले ही आ गया, कंपनी के पास सरप्लस पैसा है और आप डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कंपनी सोचती है कि हमें डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत क्या है, जब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उनको पे ऑफ कर देते हैं और हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को कहते हैं, 5 साल के बाद पैसा आ गया, उनको बोल रहे हैं भैया आप बोली लगाओ, आप कितने में अपने डिबेंचर्स को देना चाहोगे। तो हम उनसे बोली लगवाते हैं, जो सबसे कम की बोली लगाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए का डिबेंचर लिया हुआ है, आप कहते हो कि मैं 110 में दे दूंगा, बाकी सब 115 120 बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको 110 में पे करके सेटल कर दूंगा। तो इस तरीके से डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है फ्रॉम द ओपन मार्केट। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर। यस, ये भी हमने पढ़ा था, पहले भी एक बार बात की थी कि हम अपने डिबेंचर्स को रिडीम कैसे कर सकते हैं। हम उनको शेयर्स देके, हम उनको डिबेंचर्स देके, हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो इस केस में आपको पता है डीआरआर और डीआरआई नहीं बनता है। एंट्री क्या होती है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक नहीं होगा, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर दे दिए या नए डिबेंचर दे दिए तो वो डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब बात आती है सिंकिंग फंड मेथड। यस गाइस, सिंकिंग फंड। अब आपको डीआरआर और डीआरआई जो आपने पढ़ा उसको भूल जाइए, ये मेथड अब जब आएगा, सिंकिंग फंड मेथड आता है, तो यहाँ पर डीआरआई और डीआरआर जो आपने पढ़े हैं वो भूल जाना है, ये अलग मेथड। ठीक है गाइस। सबसे पहली बात, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड है क्या, डीआरएफ, डिबेंचर रिडम्पशन फंड को सिंकिंग फंड भी बोला जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड एक ही बात है। ठीक है गाइस। तो देखिए हम पढ़ते हैं पहले, तो ये मेथड है क्या, ये मेथड है कि आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा किस में डाल रहे हो, सिंकिंग फंड में डाल रहे हो, हर साल डाल रहे हो, और जब रिडम्पशन की बारी आएगी, माइंड वाइवर, वहां पर तो 10% होता था, यहां पर क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर हिस्सा, मान लीजिए आपको 3 साल के एंड में क्या करना है, आपको रिडीम करने हैं डिबेंचर, पहले साल एक हिस्सा डाला, किससे, आपके प्रॉफिट में से, सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, अगले साल फिर डाला, उससे अगले साल फिर डाला, और इतना अमाउंट आपने इकट्ठा कर लिया जितना आपको क्या करना है, रिडीम करना है, उतना ही अमाउंट आपका क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, किसमें डाला, सिंकिंग फंड में। तो ये मेथड है, बेसिकली आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट को इस फंड के अंदर, सिंकिंग फंड के अंदर या डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। अगेन इन्वेस्टमेंट भी करनी है वही कि आपने फंड में भी डाला और इन्वेस्ट भी किया, लेकिन वो 10 और 15% वाली कंडीशन यहां एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखिए गाइस, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इजी वे से करवाने वाला हूं। इन दिस मेथड द कंपनी सेट असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर इन अ सेपरेट रिजर्व फंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, कॉल्ड सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है गाइस। द वर्ड फंड, फंड कब यूज होता है, जब हम किसी को, जब हम अपने रिजर्व को आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड बन जाता है।
in relation to reserve should be used only when the reserve is invested in the outside security. ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, अगर आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड बना दिया या सिंकिंग फंड बना दिया तो आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो आपने पहले पढ़ा है वो करने की जरूरत नहीं है, जो एज पर लो डीआरआर आपको बनाना पड़ता है वो बनाने की जरूरत नहीं है. इट इज टू बी नोटेड दैट सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड विल सर्व द पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व as required by law. Hence there will be no need of creating डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सेपरेटली इन सच अ केस. फिर आपको 10% 15% वो वाली कंडीशन डीआरआर के लिए 10% डीआरआई के लिए 15% वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है गाइस, अब बहुत ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से, द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिंकिंग फंड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट में बी एक्सप्रेस एज फुल. आपको इस तरीके से क्या करना है, सिंकिंग फंड में डालना और उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है. देखो गाइस, बहुत ध्यान से एक एक चीज बता रहा हूं गाइस. ईच ईयर a fixed amount is transferred from divisible profit, मैंने बताया डिविजिबल प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे टू अ सिंकिंग फंड अकाउंट. दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एन्युटी टेबल. अब देखो आपको कैसे दिया होगा, देखो मैंने एक क्वेश्चन भी ड्रॉ किया, इसी के साथ साथ चलते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. देखो, अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख फॉर 3 years, मतलब 3 साल में उसको रिडीम करना. द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. The sinking fund table, देखो उसने यही बोला sinking fund table से, shows that 0.31411 invested annually at 6% amount ₹2 in a year, कि ₹1 लेने के लिए आपको इतना इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 0.31411, ठीक है, 3 साल के बाद अगर आपको ₹1 चाहिए तो आपको हर साल इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इतना, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, इतना फंड में डालना पड़ेगा. ठीक है, फंड में तो ये कितना है 5 लाख, तो इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये अमाउंट आया देखो, दैट इज 157,055, 157,055. देखो यही मल्टीप्लाई किया है, तो आपको ये एक फंड में डालना है, किससे, डिविजिबल प्रॉफिट से. एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू बी रिक्वायर्ड एवरी ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड टेबल. तो आपने ये पैसा अपने प्रॉफिट में से किस में डालना है, सिंकिंग फंड. पहली बात, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. देखो पहली एंट्री यही होगी, आपने क्या किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर ट्रांसफर ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन, देखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, आपने अपने प्रॉफिट में से, सरप्लस में से आपने किस में डाल दिया, सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में. वो 157,000 कुछ ऐसे था, वो डाल दिया. अब ये जो पैसा है वो इसके अंदर एज इट इज पड़ा हुआ, तो इसको हम इन्वेस्ट भी कर देंगे उसी समय. तो हम क्या करेंगे, दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द से इन सम आउटसाइड सिक्योरिटी ईच ईयर. हम अपनी 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 बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने बिजनेस के अंदर मशीन में कर दिया तो शायद टाइम पर पैसा ना आए, तो आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे. तो देखो गाइस, ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया, दैट इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है गाइस, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है, एसेट बन जाएगी और आपके पास से पैसा चला जाएगा. ये पहला साल खत्म हो, पहले तो आपने क्या किया गाइस, सरप्लस से सिंकिंग फंड में डाला, फिर जो वो पैसा आ गया आपको आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी. जैसे पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन पिक किया उसमें 6%, अब अगले साल की बात करो, उसमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट था. क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. एट द एंड ऑफ द ईयर, तो दूसरे साल के एंड में देखो, the amount of interest received on such investment is also again reinvested. जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी आपको क्या कर रहे हैं, रीइन्वेस्ट. पहले हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो पहले इंटरेस्ट आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स. आने वाले साल जितने भी साल है उनमें पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा. व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव, पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. किससे मिला है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. और जो ये इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, उसको भी सिंकिंग फंड में डाल दिया जाएगा. व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड. ठीक है, ये कब हो रहा है, सेकेंड ईयर के एंड में. पहले इंटरेस्ट आया, फिर इंटरेस्ट को भी हमने किस में डाल दिया, सेकेंड एंट्री सिंकिंग फंड में. ठीक है, फिर तीसरी एंट्री जो हम क्या करते हैं, हम जो सरप्लस से किस में डालते हैं, सिंकिंग फंड. 1,57,000, देखो ये वाला 1,57,055, इसको सरप्लस से अगेन सिंकिंग फंड में डालना है. देखो
देखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एज यूजुअल, वही सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 1,57,055 ये आ जाएगा। फिर आपको देखो सिंकिंग फंड में एक तो इंटरेस्ट डाल दिया और एक ये डाल दिया, दोनों को आपको इन्वेस्ट करना है। तो एंट्री व्हेन एनुअल कंट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट इज इन्वेस्टेड, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। देखो एक तो ये जो 1,57,055 प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिला है, दोनों को आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है गाइज, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हुआ, पहले आपने क्या किया, सरप्लस से सिंकिंग फंड में डाला, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या किया, जो सिंकिंग फंड में डाला उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, पहला साल खत्म। दूसरे साल के एंड में पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मिला। फिर जो इंटरेस्ट मिला उसको भी आपने सिंकिंग फंड में डाल दिया, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसमें, सिंकिंग फंड। फिर जो आपको हर साल एनुअल किससे, सरप्लस से सिंकिंग फंड में डालना है वो डाला आपने। थर्ड, ये वाली सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और सिंकिंग डिबेंचर रिडम्पशन फंड। फिर आपने क्या किया, जो इंटरेस्ट मिला है और जो आपने सिंकिंग फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन डाला है, दोनों को मिलाकर आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये प्रोसेस ना मान लीजिए 10 साल के एंड में करना है, 9 साल तक सेम प्रोसेस आपका चलता जाएगा। अब जब 10वां साल आएगा, 10th ईयर, क्योंकि 10th ईयर में हमें क्या करना है, रिडीम करना है। अभी जैसे तीसरा साल था, देखो गाइस मैं यहां तक क्लियर करता हूं आपको, देखो इसके बाद द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटेड इन द अबव स्टेप इज ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड बाय डेबिटिंग फ्रॉम सरप्लस। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेप था। इन द फर्स्ट ईयर द अबव इंस्टॉलमेंट इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कर दिया आपने किसको, इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, टू इल्ड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय डेबिटिंग डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये पहला ही साल है, पहले आपने इसको किसमें डाल दिया, सिंकिंग फंड में, फिर आपने इसको सेकंड इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद दी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ऑन हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस, जैसे भी मिलेगा। जैसे इसमें इंटरेस्ट मिला है 9423 और जो ये अमाउंट है 9423, पहले इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपने इंटरेस्ट को किसमें डाल दिया, सिंकिंग फंड। फिर टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। दोबारा आप इन्वेस्ट करोगे, पहले सरप्लस में से किस में डालोगे, सिंकिंग फंड, फिर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है गाइस, यही बात बोल रहा है। इसके बाद मैंने देखो क्या बात बोली, ये प्रोसेस आपका 9th ईयर या जिस साल रिडम्पशन हो रही है उससे 1 साल पहले तक चलता रहेगा। अब बात आती है लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या होगा, the above mentioned process is repeated year after year up to the year in which the debentures are to be redeemed। ये चलता रहेगा तब तक। उसके बाद by adopting the above process the sinking fund accumulate to an amount almost equal to debenture outstanding for payment। ठीक है, उतना पैसा सिंकिंग फंड में हो जाएगा जितना आपको रिडीम करना है। एंट्री इन द लास्ट ईयर और ईयर ऑफ रिडम्पशन। देखो अब लास्ट ईयर की बात करें, 10th ईयर की बात करें, जो आपने इन्वेस्ट किया क्या उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा। तो एंट्री होगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट को अगेन आपको किस में डालना है, सिंकिंग फंड में, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर आपको जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सिंकिंग फंड में डालना है, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू में सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड। फिर आप इन्वेस्ट करते थे, एक तो इंटरेस्ट और एक जो सिंकिंग फंड में हमने इंस्टॉलमेंट डाली है। अब इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि लास्ट ईयर इन्वेस्ट नहीं करना है, ये 3 एंट्री होगी। इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको बेचना है। ठीक है गाइस, तो देखिए नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन द लास्ट ईयर बिकॉज इन द लास्ट ईयर प्रीवियस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो विल हैव टू बी सोल्ड टू रिपे द डिबेंचर। हम इनको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड ऑफ, हम इसको बेचेंगे। इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमने इसको बेचा, देखो इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉर सेल ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने इसको बेच दिया, ये खत्म हो गई। जो हमने इन्वेस्ट की हुई थी वो हमने बेच दिया, खत्म। अगर इससे प्रॉफिट हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेचने से प्रॉफिट, वो भी सिंकिंग फंड में जाएगा। तो देखो एंट्री वुड बी यहां पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री वुड बी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड। अगर लॉस हुआ तो ये रिवर्स हो जाएगी। गाइस क्लियर है, ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, इसके बाद आपको रिडीम करना है, देखो रिडीम करना है वही डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद गाइस जो आपके सिंकिंग फंड में पैसा पड़ा हुआ है उसको आपको
या तो आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे या आप जर्नल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है, वो अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो बार बार नहीं होता है, और बाकी जाएगा जर्नल रिजर्व में। सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, तो देन सिंकिंग फंड इज ट्रांसफर टू किससे, किसमें, कैपिटल रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, और बाकी डाला जाएगा किसमें, जर्नल रिजर्व। तो ये एंट्री सिंकिंग फंड टू कैपिटल रिजर्व टू जर्नल रिजर्व ये हमारी हो जाएगी। तो गाइस ये हमारा क्या है, सिंकिंग फंड मेथड। बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, देखो बहुत आसान है। पहले साल आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल एक अमाउंट निकाला, ठीक है, जैसे 157,055 आया, वो आपने क्या किया, सरप्लस से सिंकिंग फंड में, ठीक है। फिर आपने उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है, ये पहला साल खत्म। अब दूसरे साल के एंड में, मान लीजिए 10 साल तक चल रहे हैं, 10 साल के एंड में पे कर, दूसरे साल में जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो इंटरेस्ट है ये भी सिंकिंग फंड में जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू में क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपने जो पैसा क्या किया, जो पैसा आपको हर साल डालना, किससे, सरप्लस से सिंकिंग फंड, ठीक है, वो आप डालोगे, तो वो आपने डाल दिया सरप्लस टू सिंकिंग फंड। फिर आपने देखो, एक तो इंटरेस्ट आपको मिला है और दूसरा आपने सिंकिंग फंड में, दोनों को इन्वेस्ट कर, ठीक है, दोनों को इन्वेस्ट कर दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और ये प्रोसेस अप टू 9 ईयर्स, पहले इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपने उसको सिंकिंग फंड में डाला, फिर जो आपने सरप्लस से सिंकिंग फंड में डालना है वो कर दिया, फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये 9 ईयर्स तक चलता रहेगा। अब 10th ईयर में क्या होगा, पहला आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, फिर वो इंटरेस्ट को आप सिंकिंग फंड में डालेंगे, फिर जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है सिंकिंग फंड में डालोगे, किससे, सरप्लस। लेकिन अब आपको इन्वेस्ट करना नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको भी आपको बेचना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप डालोगे सिंकिंग फंड में, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड। अगर लॉस हो रहा है रिवर्स हो जाएगी। फिर आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। फिर उसको जो सिंकिंग फंड में डाला हुआ है, या तो वो क्या होगा, अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी सारा किस में जाएगा, जर्नल रिजर्व में। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अच्छे से। अगर आपने ये मेरे लेक्चर्स को देखे, 3 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया, और इसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने तीनों लेक्चर दिए हैं, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, कि ताकि हम आपके सभी फ्रेंड सर्कल तक पहुंच पाए, ताकि उन तक भी अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहुंचा पाए, ताकि वो भी सीयूईटी में कोई गलती ना करे। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।